नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्टॉक सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं टर्नओवर रेशियो के बारे में। हमारी मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला आने वाले दिनों में आपको इससे जुड़ी हर एक जानकारी देंगी, साथ ही आपको इसे कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूला के बारे में भी बताएंगी। तो पलक हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। पलक, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आप ही से जानेंगे कि टर्नओवर रेशियो क्या होता है और कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली टर्नओवर जो मतलब होता है वो होता है कंपनी की जो कैपेसिटी होती है वो कैसे अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकती है अपने एग्जिस्टिंग असेट्स के साथ या अपने एग्जिस्टिंग कैश फ्लो के साथ। उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज कंपनी ने बना रखे हैं। ये रेशियोज जब आप बाइफरकेट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी इन्वेस्टर के लिए कि वो इस चीज को एनालिसिस कर सके कि अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो क्या वो कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो टर्नओवर्स का मतलब बेसिकली ये होता है। तो उसमें आज जो फर्स्ट टर्म हम लेने वाले हैं वो है करंट टर्नओवर रेशियो। ये करंट टर्नओवर रेशियो क्या होता है और ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है किसी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए, वो हम उसमें बात करेंगे आज। तो करंट रेशियो जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो करंट असेट्स होती हैं कंपनी की उसको हम डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी से। तो हमारे पास एक करंट रेशियो आ जाता है। असेट्स क्या होती है किसी कंपनी के, जैसे उनकी इन्वेंट्री हो गई, उनका कैश हो गया, उनकी मशीन्स हो गई, उनका गुडविल हो गया, जो भी कंपनीज अपने पास असेस करती हैं उसे हम असेट्स कहते हैं। और जो कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती है, बेसिकली जो उनका डेट होता है, जो उनको पेमेंट्स करने होते हैं, उनके जो लोन होते हैं, कोई कैश उन्होंने बाहर से लोन पे लिया होता है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो कंपनी की लाइबिलिटीज होती हैं। एंड हमेशा अगर कोई कंपनी एक लाइबिलिटी लेती है तो कभी ना कभी उसे अपना क्लियर ऑफ करना पड़ता है लाइबिलिटीज को। वो लाइफ लॉन्ग वो लाइबिलिटी को लेके चल नहीं सकते हैं अपने साथ। तो हर कंपनी के या हर लाइबिलिटी का अपना टेन्योर होता है कि वो कब पे करते हैं उसको। कुछ मंथ्स में होती हैं, कुछ ईयर्स में होती हैं, कुछ डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी होती है। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये अपने को बेसिकली ये आइडिया देता है किसी कंपनी का कि किसी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। ये हम करंट रेशियो से पता कर सकते हैं। तो नॉर्मली जिस कंपनी का ये करंट रेशियो 1 से ऊपर आता है, 1 से ग्रेटर आता है, उस कंपनी को हम अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये 1 जो ग्रेटर देन 1 जो इंडिकेट करता है वो ये करता है कि किसी कंपनी के पास लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। और लिक्विडिटी का अच्छा होने का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास रेडी कैश इन हैंड है। जब अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंटीजेंसी एक्सपेंसेस आ गए किसी कंपनी के ऊपर कि एकदम से उन्हें पेमेंट करना पड़ गया, तो एक कंपनी के पास इतना कैश फंड बचा हुआ है कि यस वो लोग उस टाइम पर वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटी किसी कंपनी की होती है वो हमें करंट रेशियो से पता लगती है। जैसे सिंपल से एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसका बैरोमीटर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज अ कंपनी विच इज गुड। और वो एक इन्वेस्टर देख सकता है कि हाँ हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कल को कोई कंटीजेंसी आ गई तो ये कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो अपने इन डेट्स को क्लियर कर सकती है, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा बाहर से नहीं उठाना पड़ेगा टाइम बीइंग के लिए। और अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो लेस देन 1 होता है तो ऑब्वियसली इसका मतलब उसकी जो एफिशिएंसी होती है कैश होल्ड करने की, एफिशिएंसी है कैश को लिक्विडिफाई करने की अपने पास, वो बहुत कम होती है। किसी भी कंपनी के जो असेट्स होते हैं, किसी भी कंपनी के पास जो फंड्स होते हैं, उसे लिक्विड वो कितने अच्छे से कर सकती है, वो उस कंपनी के एक मैनेजमेंट स्किल का बहुत बड़ा पार्ट होता है। क्योंकि ऐसे आपके पास खूब सारे असेट्स होते हैं या ऐसे आपके पास खूब सारे फंड्स होते हैं जो आप इंस्टेंटली लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ऐसे जो असेट होते हैं, फंड होते हैं, वो काम के नहीं होते जो जरूरत पे आपको कैश बन के या आपके कैश में कन्वर्ट करके आपके डेट्स को पे ना कर सके। तो ये रेशियो आपको स्ट्रेट इंडिकेशन देता है कि यस अगर वो कंपनी के पास फंड्स हैं तो उनका सीआर रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अब इसके ऊपर क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो इन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन्वेंट्री लेवल। किसी भी कंपनी के पास अगर उनके पास हाई इन्वेंट्री है, स्टॉक उनकी कंपनी में बहुत ज्यादा बच जाता है, तो वो उनके करंट रेशियो को बहुत इफेक्ट करता है क्योंकि वो टर्निंग नहीं हो रहा है, वो उनका इन्वेंट्री बाहर निकल नहीं रही है, वो वहीं के वहीं ज्यादा स्टोर्ड है। तो इसका मतलब उनको वो बेचकर वो कैश नहीं मिल रहा है जो इस इन्वेंट्री से उनको जनरेट हो सकता था। तो किसी भी कंपनी के पास अगर हाई इन्वेंट्री स्टॉक होता है बहुत लंबे टाइम तक, तो हम ये इंडिकेट मान के चलते हैं कि उनका सीआर रेशियो कंपैरेटिवली कम आएगा एज कंपेयर टू कंपनी जिनका इन्वेंट्री रोटेट होता रहता है, आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है। तो वो कंपनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी एज कंपेयर टू वो कंपनी जिनकी इन्वेंट्री बहुत लंबे टाइम तक उनके पास स्टोर रहती है, बिकॉज उनका लिक्विड नहीं कन्वर्ट होता है। दूसरा होता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सीआर रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन आपके कैश से होता है। अगर किसी कंपनी के पास लिक्विड कैश या कैश इन हैंड
कम की तरफ होता है, कम दिखाता है, तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब उनका सीआर रेशियो भी कम आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर उनको कोई इमीडिएट कोई एक्सपेंस आ गया तो हो सकता है वो और लोन लेके उसको चुकता करेंगे। तो किसी भी कंपनी के पास अगर लोन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कैसे देंगे, क्योंकि उनका सारा पैसा तो अपने लोन को चुकता करने में लगा जाएगा। तो कैश फ्लो जिस कंपनी के पास बहुत एक्सेसिव में होता है वो कंपनीज की भी सीआर रेशियो 1 से ज्यादा होती है और वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। एक होता है अकाउंटेबिलिटी टू पे। किसी भी कंपनी के पास ये कि उनकी कैपेसिटी, उनके जो अकाउंट्स होते हैं जिनमें उनके पेमेंट्स किस तरीके से उन्हें रेगुलर पेमेंट्स बाहर कर रखे हैं, उससे भी उनका सीआर रेशियो बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि ऐसी कुछ कंपनीज होती है जो अपनी पेमेंट से बहुत डिले कर देती हैं, टाइमली पे नहीं कर पाती हैं। तो कोई भी जो इन्वेस्टर इनकी जब ये रिपोर्ट्स पढ़ता है और उनको अपने अकाउंटेबिलिटी पे जब उनको दिखता है कि बहुत रेगुलर नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि उस कंपनी को कैश क्रंच का काफी सामना करना पड़ा है अपने पेमेंट्स को देने के लिए, इसलिए शायद उनके पेमेंट्स डिले होते गए हैं देने को। तो ऐसी कंपनी से भी इन्वेस्टर एक बार सोच सकता है कि अगर उनके पास कैश ही नहीं होता, पेमेंट्स इनके डिले हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या मेरे डिविडेंड्स टाइम पे आ पाएंगे कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी पे भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है सीजनल। सीजनल कंपनीज में ये थोड़ा सा इशू इससे ज्यादा रहता है क्योंकि ये सारी जो कंपनीज होती हैं ये कुछ कुछ ऐसे सीजन, जैसे आप देख रहे क्रैकर कंपनीज हो गई, या कह लीजिए कलर कंपनीज हो गई, या आप कह लीजिए ऐसी कोई कंपनीज होती है जो फेस्टिव में वर्क करती हैं। तो ऐसी कंपनीज में थोड़ा सा सीआर रेशियो कई बार काफी मैनिपुलेट होता है क्योंकि इन लोगों का जो बिजनेस होता है वो कुछ मंथ्स के लिए हाइक पे रहता है। रेस्ट ऑफ द ईयर ये कैसे अपने कैश को मैनेज करते हैं, कैसे अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हैं, ये देखना इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हो सकता है कि जब उनका पीक सीजन होगा तब आपको एक बार डिविडेंड अच्छा मिल जाए क्योंकि प्रॉफिट उनका जनरेट होता है, तो कैश उनके पास आता है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनीज में, सीजनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या लॉन्ग टर्म उनके पास इतनी प्लानिंग है कि वो आपको सीआर, आपका जो रेशियो है वो 1 से ऊपर मेंटेन कर सके, ये भी किसी इन्वेस्टर का देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है इकोनॉमिक कंडीशन। ऑब्वियसली बात है कि जब आप एक बिजनेस में होते हो, जब आप एक किसी ग्लोबली आप काम कर रहे होते हो, तब आपको आए दिन मेजर माइनर फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं ग्लोबल में। आपके इंडस्ट्रियल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं। तो क्या वो इकोनॉमिक कंडीशंस को कंपनीज डील कर सकती हैं? क्योंकि कई बार ऐसे रूल्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं ग्लोबली या नेशनली कि कंपनीज को सीधा एकदम एक शॉक लगता है। तो कई बार उन शॉक वेव को क्या वो कंपनी सस्टेन कर सकती है कैश फ्लो के साथ? तो उसके लिए किसी भी कंपनी के पास एक्सेस कैश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कंटीजेंसी में ये एक्सेस कैश ही काम आता है। तो ये आगे एक इन्वेस्टर कैसे इवैल्यूएट कर सकता है? वो पास्ट परफॉर्मेंसेस देखिए, जब कभी भी ऐसे कोई इवेंट हुए हो मार्केट में, रेसेशन आ गया हो, वॉर क्राइसिस आ गई हो, या किसी कभी कोई पॉलिसी आ गई हो, या कोई इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई हो, ओके। उस टाइम पे उस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, आपको उनकी वो पास्ट डेटा से देखे एक लेवल का अंदाजा लग सकता है कि यस, अगर वो ऐसी सिचुएशंस में भी अपने कैश को मेंटेन कर पाई है तो वो कंपनी बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड कंपनीज होती हैं। ओके। क्योंकि इसका मतलब ये कल को कुछ हो गया ग्लोबली तो ये कंपनी का दिवाला नहीं निकलेगा या कैश क्रंच नहीं आएंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर को इस पॉइंट पे देखने के लिए। नेक्स्ट आपका होता है डेट क्लियरेंस। डेट Okay. लेवल किसी भी कंपनी का बहुत ज्यादा अगर हुआ तो फिर इसका मतलब आपको सीधा उनके कैश पे देखना चाहिए जाकर, क्योंकि डेट लेवल हाई होने का मतलब हो रहा है कुछ तो ऐसा रीजन आ रहा है कि वो अपने डेट्स को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और वो टाइम अक्यूमुलेट हो रहा है इन कंपनी के ऊपर। तो इसका मतलब सीधा क्या एक इन्वेस्टर क्या एनालिसिस कर सकता है कि शायद कैश फ्लो कम होगा इनके पास, बिल्कुल, इसलिए डेट्स को बिल्कुल। टाइमली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डेट लेवल आपको देखना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट, उनकी कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो किस तरीके से मैनेज हुए हुए हैं, असेट और लाइबिलिटीज जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाई जाती है वो कितना बैलेंस चल रही है। ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा लाइबिलिटी टू एसेट या बहुत असेट्स टू लाइबिलिटीज हो। दोनों ही जो इम्बैलेंस रेशियो होते हैं वो भी कैश रेशियो पे, आपके करंट रेशियो पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो एक बैलेंस होता है, नॉर्मली हम 1:2 या 2:1 का रेशियो हमेशा मेंटेन करके चलते हैं इनकी बैलेंस शीट एसेट वर्सेस लाइबिलिटी के ऊपर। एंड ऑब्वियसली बात है किसी कंपनी का अगर एसेट ज्यादा होते हैं तो हमें उन अच्छी ही कंपनी मानी जाती है। इसका मतलब उनके पास कर्जा कम है, एसेट ज्यादा है, तो दे आर अ गुड कंपनी। बट उनके बीच में भी एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों इम्बैलेंस तरीके से चल रहे हों।
तो ऐसी आपको बैलेंस शीट भी इन्वेस्टर्स को स्टडी करनी चाहिए कि ओवरऑल इनका क्या बैलेंस शीट शो करती है। ये सारे जो टर्म्स होते हैं इससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि यस, अगर एक कैश अच्छा है, कैश रेशियो अच्छा है, तो आपको एक फर्स्ट इंडिकेशन मिल सकता है किसी इन्वेस्टर को कि हम यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हो सकता है इनका ये इंप्रूव ही हो विद टाइम, और हमारे रिटर्न्स और हमारे डिविडेंड्स होते हैं इनके ऊपर भी अच्छा इंपैक्ट आता है। तो बेसिकली ये करंट रेशियो टर्नओवर का एक आइडिया होता है। ठीक है पलक, तो आज हमारा वर्ड ऑफ द डे TOR रहा है, तो अब आपसे जानना चाहेंगे स्टॉक ऑफ द डे के बारे में। आज कौन से स्टॉक्स हैं जो क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं? जैसे आप देख सकते हैं फ्राइडे को मार्केट ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग ली थी, काफी पॉजिटिव क्लोजिंग ली थी और काफी अच्छा एक इम्पैक्ट मार्केट छोड़ के गया था। हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा इसको कंटिन्यूएशन में रखें, बट क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट डाइसी चल रहे हैं, हालांकि जो यूएस मार्केट है उसने एक अच्छी कवरिंग ली है, बट स्टिल एशियन मार्केट में थोड़ा अभी भी हलचल दिखाई दिख रही है, तो हम एक छोटा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। तो मार्केट जैसे फ्राइडे को 25,085 के अराउंड बंद हुआ था, तो आज हमारा जो बेस लेवल हम देख पा रहे हैं वो है 24,700 के आसपास। इसका मतलब ये कि अगर मार्केट इस तरफ आज खुलता है इसके ऊपर, तो हम ये एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं कि मार्केट एक रैली तैयारी कर रहा है अपनी बनस्पत, वो 700 से 800 के बीच में अपना को सस्टेन करता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे कुछ रेजिस्टेंस लेवल होंगे जो मैं अपने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को ध्यान में देना चाहूंगी। वो होंगे 24,824, 24,919, 25,173 और 25,491। ये कुछ होंगे ऊपर की तरफ लेवल्स। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर एक फाइट देख सकते हैं बुल्स और बेयर्स के बीच में। पर अगर मार्केट आज इसके नीचे खुलता है या सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे की तरफ आता है, तो कुछ सपोर्ट लेवल्स होंगे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वो होंगे 24,506, 24,378 और 24,060। ये कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जहां पे एक बाउंस की उम्मीद रख सकते हैं। आज जैसे HDFC बैंक के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इसका आप ये HDFC बैंक स्टॉक को भी आप रडार में रख सकते हैं। उसके साथ साथ आप टाटा कंज्यूम, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आज आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ये आपको अच्छी एक पोटेंशियल क्रिएट कर सकती है आपको एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। बट उसके साथ साथ आप एशियन मार्केट्स के ऊपर भी नजर रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर टर्मोइल हुए तो शायद मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। सो आप एक स्मॉल स्ट्रैटेजी तैयार करें। स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही कहूंगी स्विंग्स के लिए तैयार करें एंड अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते जाए जब तक मार्केट एक कंप्लीट स्टेबिलिटी में नहीं आता। और इन्वेस्टर्स उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दें जिनके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं और जिनके मूवमेंट मार्केट में काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं और काफी कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। वो उन्हीं स्टॉक्स को टारगेट करें और अपने प्रॉफिट को वो एनकैश करें। ठीक है पलक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का हमारा वर्ड था टर्नओवर रेशियो, जिसके बारे में हमारी मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला ने जानकारी दी। आई एम श्योर ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसी के साथ स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।